एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल sscupscpedia.com पे। तो गाइज आज फिर से हाजिर हैं हम आपके लिए कुछ और नए इंटरेस्टिंग से कॉन्सेप्ट्स लेके। तो आज बेसिकली बच्चों हम किसी एक कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं पढ़ने वाले हैं। हम यहाँ पर आज अपने 3 छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि कहीं ना कहीं लर्निंग से रिलेट करते हैं। लर्निंग में हमारी कुछ चीज़ें रह गई हैं, उन्हें हम टाइम टू टाइम अपना कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। उसमें से एक आज हम पढ़ेंगे ऑब्जर्वेशनल लर्निंग जो कि बंडूरा ने दी थी। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि लर्निंग एक मीनिंग मेकिंग एक्टिविटी कैसे है। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे कि बिहेवियर कितने प्रकार के होते हैं और इसका लर्निंग से क्या रिलेशन है। इन तीनों कॉन्सेप्ट के बारे में एकदम डिटेल में जानेंगे और जानेंगे एंड में कि इससे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। और छोटा सा आपके लिए क्विज रखा गया है जिसके आंसर आप करेंगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना सेशन और बात करते हैं लर्निंग के इन कॉन्सेप्ट्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम जिसके बारे में पढ़ेंगे वो है सोशल लर्निंग थ्योरी। इसको हम बच्चों ऑब्जर्वेशन लर्निंग भी बोल सकते हैं, सोशल लर्निंग थ्योरी बोल लीजिए। इसके बहुत सारे नाम हैं, आप इसको मॉडलिंग बोल लीजिए। ये किसके द्वारा दी गई है बच्चों? एल्बर्ट बंडूरा ने इसको दिया था लास्ट ईयर 2000, मतलब लास्ट ईयर यानी कि जब आपका लास्ट पीआरटी का एग्जाम हुआ था तो इस कॉन्सेप्ट में से आपके 2 क्वेश्चन आए थे आपके एग्जाम में। तो आप देखिए ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके लिए। तो इसको किसने दिया था? सबसे पहले एल्बर्ट बंडूरा ने इस थ्योरी को दिया था। चलिए इस थ्योरी को समझने से पहले एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट हम इसके बारे में जानेंगे जिसको हम बोलते हैं द बोबो डोल एक्सपेरिमेंट। इसमें क्या हुआ, सपोज आपके घर में ना एक ऐसी वाली डोल है जिसको आप कितना भी धक्का दो, पुश करो, वो डायरेक्टली खड़ी हो जाती है। ऐसी डोल सबने देखी होगी। तो आप एज अ अडल्ट क्या करते हो, उस डोल को बार बार पुश कर रहे हो, उसको धक्का दे रहे हो, बार बार नीचे गिर रही है और गुस्से में बार बार जब भी आपको गुस्सा आता है तो आप अपना फ्रस्ट्रेशन जाके उस डोल के ऊपर निकाल देते हैं। उस डोल को हमने नाम दिया यहाँ पर बोबो डोल। फिर आपके घर में एक बच्चा भी है, वो बार बार देख रहा है कि आप किस तरीके से गुस्से वाले फेस से उस डॉल को हिट करते हो। कभी उसके ऊपर कोई चीज फेंक के मारते हो, कभी उसको लेग्स से हिट करते हो, कभी उसको पंच करते हो। तो बच्चा सारी चीजों को ऑब्जर्व कर रहा है, देख रहा है। फिर बच्चा क्या करेगा, आप जब चले जाओगे तो सेम तरीके से बच्चा भी ये चीज ही करेगा। बच्चा भी जब गुस्सा आएगा उसको गुस्से में हिट करेगा, मारेगा। अब इससे क्या हुआ, बच्चे ने आपको ऑब्जर्व करा और बच्चे ने ये चीज सीख ली कि देखो ऐसे गुस्से में किसी को हिट किया जाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, बच्चे ने ऑब्जर्व करा कि आप किसी को हिट कर सकते हो, बच्चे ने ये चीज सीख ली। दूसरा, आप यानी आप एज अ अडल्ट बाद में उसी डॉल के साथ खेलने लग जाते हो। तो बच्चे ने क्या सीखा कि आपने उसको मारा और फिर आप मारने के बाद उस डॉल के साथ खेलने लगे। बच्चा भी सेम चीज करेगा कि आप जिसके साथ खेलते हो, जिसके साथ आप प्यार करते हो, आप उसको हिट भी कर सकते हो। तो इस डॉल के एक्सपेरिमेंट से हमें क्या समझ आया कि जो बच्चा है वो देखकर सीखता है, यानी कि बच्चा ऑब्जर्व कर कर चीजों को सीखता है। हम क्या करते हैं, बच्चों ने बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करता है। इसलिए कभी आपने देखा होगा ना, आप अपने बच्चों को कभी बोलो कि ऐसा क्यों किया आपने, तो बच्चे का जवाब क्या होता है, दादा भी तो ऐसे करते हैं, मम्मी भी तो ऐसे करते हैं, फिर टीचर भी तो ऐसे करती है, उन्हें क्यों नहीं डांटते आप। तो यहाँ से क्या चीज निकल के आई कि बच्चा ऑब्जर्व करता है और जो चीजें बच्चा ऑब्जर्व करता है वही बच्चा चीज सीखता है। इसी ऑब्जर्वेशन के ऊपर ये आपकी पूरी थ्योरी घूमती है। तो एक्सपेरिमेंट क्लियर है आपको? चलिए तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। यहाँ पर बेसिकली बच्चा क्या है, वो अब चीजें सीखता है किसी को देखकर और फिर देखकर वो उनकी नकल करता है। अब सपोज यहाँ पर ये एक रेस्टोरेंट में बैठे हैं, इनको स्टिक्स का इस्तेमाल करके खाना खाना नहीं आता। अब ये क्या कर रहे हैं, दूसरे लोगों को देख रहे हैं किस तरीके से ये चॉपस्टिक्स का इस्तेमाल करके खाना खा रहे हैं। फिर उन्हें दूसरे को ऑब्जर्व करा और इन्होंने ये चीज सीख ली। फिर वो उनको रेप्लिकेट करते हैं, मतलब सेम उनके जैसी चीजें करते हैं। सेम नहीं मतलब कि उन्होंने सीख लिया, फिर जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं उसी तरीके से ये भी काम करते हैं। क्लियर है आपको? यहाँ पर क्या हुआ, देखो, सीखो, फिर उस चीज को आप करो, यही कहलाती है हमारी ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। देखो मैंने इस लाइन में आपको पूरी थ्योरी बता दी, देखो, सीखो, करो। क्लियर है? अब देखो इसको हम पूरा अच्छे से पढ़ते हैं डिटेल में।
सबसे पहले कि इस लर्निंग को आप वाइशेरियस लर्निंग, सोशल लर्निंग या फिर मॉडल लर्निंग, ऑब्जर्वेबल लर्निंग, ऑब्जर्विंग लर्निंग, ऑब्जर्वेशन लर्निंग, इनमें से आप किसी भी एक नाम से इस लर्निंग को बुला सकते हैं। अब इस लर्निंग थ्योरी का इस्तेमाल कहाँ होता है? जब आपको या तो कोई लैंग्वेज याद करनी हो, आपको कोई लैंग्वेज सीखनी है, या फिर आपको किसी कल्चर से रिलेटेड जब कुछ चीज़ें सीखनी होती है, तो वहाँ पर आप ऑब्जर्वेशन का इस्तेमाल करते हैं। अब सपोज आपको मैथ्स का कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्वेशन का इस्तेमाल करके या उनकी नकल करके तो आप नहीं सीख सकते ना। तो अगर जैसे आपको भाषा सीखनी है, तो आप क्या करोगे, कोई कैसे बोल रहे हैं तो आप उसको ऑब्जर्व करोगे, तो आप उसकी लैंग्वेज सीख सकते हो। या फिर किसके कल्चर में किस तरीके से फेस्टिवल मनाए जाते हैं, किसके कल्चर में क्या रीति रिवाज हैं, जैसे कि मैंने आपको दिखाया चाइनीज क्या करते हैं, चॉपस्टिक से खाना खाते हैं, वो तो उनका एक कल्चर का वो तरीका है। तो बेसिकली क्या हुआ, आप ऑब्जर्व करके लैंग्वेज को सीख सकते हैं और आप अपने सांस्कृतिक जो चीज़ें होती हैं, यानी कि जो आपके कल्चरल नॉर्म्स होते हैं, उनको आप ऑब्जर्वेशन के थ्रू सीख सकते हैं। क्लियर है? इसके बाद क्या है कि आपका जो बिहेवियर है वो डेवलप होता है किसके ऊपर, आप जो चीज़ें करते हैं वो किसके बेसिस पे करते हैं, कि जो चीज़ें आप देख चुके हैं, जो चीज़ें आप देख लेते हैं, उन्हीं के बेसिस पर आप चीज़ों को करते हैं। ठीक है? इसके बाद नेक्स्ट है कि आप बिल्कुल देखो सेम टू सेम नहीं करते, आपको ये चीज़ क्लियर रखनी है। आप जैसे कि किसी ने कोई काम करा, सपोज कोई पर्सन आपने देखा कि वो किस तरीके से खाना बनाता है, आपने उसको ऑब्जर्व करा और आपने सीख लिया, आप बिल्कुल सेम टू सेम नहीं बनाओगे, कहीं ना कहीं आपके हाथ के टेस्ट में अंतर आएगा, कुछ ना कुछ तो अंतर आता ही आता है जब आप ऑब्जर्वेशन के थ्रू कोई चीज़ सीखते हो। तो यहाँ क्या होता है, सेम टू सेम बिल्कुल चीज़ नहीं होती, उसमें थोड़ा सा आपका टच भी उस चीज़ के अंदर होता है। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़े यहाँ से, चलिए। अब जो बंडूरा है बच्चों, उन्होंने इस जो आपकी थ्योरी है उसको 4 पार्ट में बांटा कि एक प्रोसेस के थ्रू होता है। पहला जिसे हम बोलते हैं अटेंशन यानी कि ध्यान, दूसरा होता है रिटेंशन जिसे कि बोलते हैं अवधारण, तीसरा होता है मोटर रिप्रोडक्शन यानी कि मोटर प्रजनन, और चौथा होता है आपका मोटिवेशन यानी कि प्रेरित करना यानी कि अभिप्रेरणा। अब हम डिटेल में इन सब के बारे में पढ़ेंगे कि किस स्टेप में क्या चीजें होती हैं। क्लियर है? चलिए सबसे पहले पढ़ेंगे अटेंशन की। अटेंशन क्या होता है? आप सपोज सीखना चाहते हैं किसी से कि आपके यहाँ पर दिवाली किस तरीके से सेलिब्रेट होती है, तो आप क्या करेंगे, उसको ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है? आपको क्या करना होगा, ऑब्जर्व करने के लिए पहले आप अटेंशन देंगे। क्या भाग दौड़ करते हुए, इधर उधर देखते हुए क्या किसी चीज़ को ऑब्जर्व करा जा सकता है? नहीं। आपको जब भी कोई चीज़ सीखनी है तो उसके लिए पहले आपको उसको पूरी की पूरी अटेंशन देनी होगी। तो इसी का मतलब है कि आपको जो चीज़ सीखनी है आप उसे ध्यान से देखें, आप उसको अटेंशन दें। क्लियर है? अब इसमें आपको एक चीज़ याद रखनी है, जब आप अटेंशन देते हैं ना किसी चीज़ को, तो आप सिर्फ उसी चीज़ को अटेंशन देते हैं जो पर्टिकुलर चीज़ आपको सीखनी है। आप बाकी सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। जैसे कि आपके टीचर की हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है, ठीक है, आप अपनी टीचर को ऑब्जर्व करते हैं कि किस तरीके से आपकी टीचर पेन पकड़ती है, किस तरीके से आपकी टीचर लिखती है, तो आपको क्या सीखना है, सिर्फ और सिर्फ टीचर की हैंडराइटिंग के बारे में सीखना है। तो आप सिर्फ और सिर्फ अटेंशन कहाँ देंगे, टीचर की हैंडराइटिंग के ऊपर देंगे, ना कि टीचर कैसे ड्रेसअप करती है, टीचर कैसे बोलती है, नहीं। तो क्या मतलब समझ आया? जिन चीज़ों का आपको सीखना है आप बस उन्हीं पर्टिकुलर चीज़ों को अटेंशन देते हैं, ये चीज़ आती है आपकी अटेंशन। अब देखिए, जो आपको मैंने एग्जांपल दिया ना, ये कि कोई चाइल्ड है वो फोकस कर रहा है कि किस तरीके से टीचर पेन पकड़ती है, किस तरीके से लिखती है, बाकी टीचर कैसे तैयार होती है, टीचर कैसे बोलती है, उन चीज़ पे फोकस नहीं कर रहा। तो ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है? तो ये आपका अटेंशन का एग्जाम्पल है। ये आपके लास्ट ईयर एग्जाम में, लास्ट में 2019 में जो आपका एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अगला है बच्चों आपका रिटेंशन। रिटेंशन क्या होता है? सबसे पहले आपने सपोज कोई चीज सीख ली, चलिए, लेकिन क्या सिर्फ और सिर्फ चीज को ऑब्जर्व करने से आपको वो चीज अच्छे से आ जाएगी? नहीं। मैंने किसी से कुकिंग सीखी, मैंने सीखा कि शाही पनीर कैसे बनता है, अब क्या मैंने सिर्फ ऑब्जर्व कर लिया तो क्या मुझे आ जाएगा? नहीं। मैं बार बार माइंड में उसको रिहर्स करूंगी, मेरे माइंड में वो पूरा प्रोसेस चलेगा, उसने क्या क्या चीजें कब कब डाली,
तो क्या हुआ, मैं अपने माइंड में बार बार उसको स्टोर कर लिया और उसको माइंड के अंदर ही रिहर्स कर रही हूँ। जब हम अपने दिमाग के अंदर ही बार बार उस चीज को रिपीट करते हैं, उसको हम बोलते हैं रिटेंशन। यानी कि अपने दिमाग के अंदर चीजों को स्टोर करके रखना। चीजों को स्टोर करके रखोगे तभी आपका रिटेंशन जो है वो हो पाएगा। क्लियर है यहाँ तक आपको? तो यहाँ से क्या पता चला, इसमें आप इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, यहाँ पर आप सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं, अपने ऑब्जर्वेशन को प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं। जैसे सब्जी कैसे बनी, एक एक आप पूरा का पूरा स्टेप अपने दिमाग में रिहर्स करते रहेंगे, लेकिन यही चीज आगे स्टोर करेंगे, रिहर्स करेंगे। बंडूरा ने क्या बोला, रिटेंशन सबसे बेस्ट है। मतलब कि आपको अगर कोई भी चीज सीखनी है तो उसके लिए रिहर्स करना, रिटेंशन करना मस्ट है। जैसे कि अगर आपको एग्जाम में जाना है तो बार बार आपको चीज़ों को रिहर्स करना, उन कॉन्सेप्ट को अपने माइंड में रिटेंशन करके रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी जाके आपका एग्जाम क्लियर हो पाएगा। आई होप सो आपको ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट है आपका मोटर रिप्रोडक्शन। अब आपने चलिए चीज़ों को ऑब्जर्व भी कर लिया, फिर आपने दिमाग में स्टोर भी करके रख लिया, लेकिन अब शाही पनीर देख लिया बनता कैसा है, दिमाग में रिहर्स भी कर लिया बनता कैसा है, अब एक दिन बना के भी तो देखोगे ना। तो यानी कि यहाँ पर क्या आता है, जो चीज़ें आपने सीखी है, जो चीज़ें आपने ऑब्जर्व करी है, अब एक्चुअली में उनको कर कर देखते हैं, तो यानी कि यहाँ पर आप उनको फिजिकल एक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। अब क्या होता है कि जब आप किसी चीज़ को करते हैं ना, तो पहली बार में वो सही नहीं बनेगी, आपको बार बार उसे माइंड में तो रिहर्स करा, लेकिन असलियत में भी बार बार आप उसे कर कर देखेंगे, और जितनी बार आप उस चीज़ को करेंगे हर बार आपको फीडबैक मिलेगा। अच्छा इस बार थोड़ा सा नमक कम रह गया, अच्छा इस बार ना थोड़ी सी पतली होगी सब्जी। जब आपको बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे, बार बार आपको उसके ऊपर फीडबैक मिलेगा, तो उससे क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि आप बिल्कुल परफेक्ट हो चुके होंगे उस पर्टिकुलर टास्क के अंदर। तो यहाँ पर क्या हुआ, सबसे पहले आपने फिजिकल एक्शन में उन चीज़ों को कन्वर्ट कर देते हैं, और कि यहाँ पर क्या हुआ, आपको बार बार प्रैक्टिस करनी होती है, और प्रैक्टिस कैसी, बार बार रिपीटेड प्रैक्टिस होती है, आपको बार बार फीडबैक मिलता है। ये क्लियर है? अब यहाँ पर ना एक पॉइंट हो रहा है हमारे पास कि किसी भी काम को करने के लिए ना सिर्फ देख लेना उससे नहीं होता, उसके लिए ना आपको उसके हिसाब से होना चाहिए। अब जैसे कि मैं चाहती हूँ कि मैं सचिन तेंदुलकर की तरह क्रिकेटर बनूं, तो मैंने सीख लिया सचिन तेंदुलकर कैसे बैट पकड़ता है, कैसे बैटिंग करता है, लेकिन अगर मेरे अंदर इतनी मेरी मतलब फिजिकल एबिलिटी डेवलप ही नहीं है कि मैं उस बैट को अच्छे से होल्ड कर सकूं, मैं अच्छे से हिट कर सकूं, मैं रन लेने के लिए अच्छे से दौड़ सकूं, तो क्या हुआ, मेरे पास अगर उस टास्क को पूरा करने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट्स है ही नहीं, तो मेरा उन चीज़ों को ऑब्जर्व करने का, उन चीज़ों को रिटेंशन करने का, उन चीज़ों को रिहर्स करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो यहाँ से क्या क्लियर हुआ कि अगर आपको किसी भी चीज़ को मोटर रिप्रोड्यूस करना है, तो उस चीज़ के लिए आपके पास स्पेसिफिक एबिलिटीज़, यानी उसकी जो बेसिक ज़रूरतें हैं उस काम को करने के लिए, वो आपके पास होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्लियर है आपको? अब बचता है हमारा लास्ट, इसको हम बोलते हैं मोटिवेशन। अब क्या हुआ, आपने सब कुछ सीख लिया, लेकिन आपको उस काम को करने के लिए अंदर से मोटिवेशन ही नहीं आ रही, तो आप कोई काम कितना भी बेहतर कर लो, कितना भी सीख लो अच्छे से, लेकिन जब तक आपके अंदर मोटिवेशन नहीं होगी, आप उस काम को अच्छे से नहीं कर पाएंगे। यानी कि चाहे आपने कितना भी अटेंशन दे लिया, कितना भी रिटेंशन कर लिया, कितना भी उस चीज़ को करके देख लिया, लेकिन अगर मोटिवेशन नहीं है उस काम को करने में, तो उतना अच्छा फर्क नहीं पड़ेगा। अब जैसे कि आप बुक खोल के बैठे हो, पढ़ रहे हो, ध्यान दे रहे हो, चलो 2-3 लाइन याद भी हो रही है, लेकिन अंदर से मोटिवेटेड नहीं हो ना, तो कितना भी कर लो चीज़ें याद नहीं होंगी। तो मोटिवेशन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है किसी भी चीज़ को सीखने के लिए। क्लियर है यहाँ तक आपको? अब मोटिवेशन कैसा होना चाहिए, जैसे सपोज आपने सब्जी बनाई, बहुत अच्छी बनी है, कुछ कमी भी थी, तो आप उसे बोलेंगे ये नहीं कह रहे बहुत गंदी बनी है, चलो थोड़ी सी कमी रहेगी, लेकिन नहीं बहुत अच्छी बनी, पिछली बार से बहुत अच्छी बनी, और ट्राई करो और अच्छी बनेगी। तो पर्सन को क्या मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ मेरे अंदर इम्प्रूवमेंट हो रही है, तो जब उसको मोटिवेशन मिलता है तो वो अगली बार और ज़्यादा मेहनत करता है। इसलिए आपको क्या करना है, हर प्रोसेस पे बच्चे को मोटिवेट करना है किसी भी काम को करने के लिए। ठीक है, आपके जो ये बंडूरा की थ्योरी यहीं तक थी। मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बोला था कि आपको 2 क्वेश्चन आए थे। पहला क्वेश्चन जो मैंने आपको बता दिया, दूसरा क्वेश्चन क्या आया था आपको लास्ट ईयर लास्ट एग्जाम में कि आपको ना एक जगह
अटेंशन लिख दिया, एक जगह रिटेंशन लिख दिया, एक जगह मोटिवेशन लिख दिया और एक जगह लिख दिया सोशलाइजेशन। और आपको पूछ लिया कि बताओ कि बंडूरा की थ्योरी से कौन सा रिलेट नहीं करता है। तो कौन सा रिलेट नहीं करता था बच्चों? सोशलाइजेशन। क्लियर है आपको यहाँ तक पूरा? आई होप सो बंडूरा की थ्योरी आपको क्लियर हो गई होगी। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहले चीजों को ऑब्जर्व करेंगे, फिर माइंड में स्टोर करके रखेंगे, बार बार माइंड के अंदर रिहर्स करेंगे। तीसरा, फिर असलियत में उनको प्रैक्टिस करेंगे। चौथा, बार बार जब आपको मोटिवेशन मिलती है तो आपकी लर्निंग और ज्यादा बेहतर तरीके से होती है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, अगर किसी को प्रॉब्लम है बंडूरा की थ्योरी में तो पूछेंगे। चलिए अब पढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, जिसको हम बोलते हैं लर्निंग एज मीनिंग मेकिंग। यहाँ से भी आपको लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम में। चलिए बात करते हैं अब इसी के बारे में। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है यहाँ पर आपके लिए लर्निंग एज मीनिंग मेकिंग। 2019 में आपको यहाँ से भी एक क्वेश्चन देखने के लिए मिला था। अब ध्यान से समझेंगे लर्निंग एज मीनिंग मेकिंग क्या होता है। इसमें है कि आप जब कुछ सीखते हैं तो उसका कोई मतलब निकल के बनता है, यानी कि आप किस भी चीज का क्या मतलब निकालते हैं और उस मतलब निकालने की वजह से आपकी क्या लर्निंग होती है, उसी को हम बोलते हैं लर्निंग एज मीनिंग मेकिंग। मैं जरा आपको उसको डिटेल में पढ़ाती हूँ, तब जाके आपको क्लियर होगा कि इसमें मैं बात क्या कर रही हूँ। सबसे पहले जो हमारा लर्निंग एज मीनिंग मेकिंग है बच्चों, वो परसेप्शन के बारे में है। परसेप्शन को ही हम लर्निंग एज मीनिंग मेकिंग से रिलेट करेंगे। सबसे पहले परसेप्शन का मतलब मैं आपको क्लियर करती हूँ। देखिए, एक बहुत इजी बताऊंगी लाइन, उससे आपको परसेप्शन का बिल्कुल मतलब क्लियर हो जाएगा। एक सेकंड देखिए जरा। अब यहाँ पर मैंने क्या लिखा है आपको, देखने या सोचने का नजरिया, इसी को हम बोलते हैं परसेप्शन। आप क्या बोलते हैं, किसी लड़की ने छोटे कपड़े पहने तो अरे देखो कैसे है, मतलब कपड़े पहनने की तमीज नहीं है, या फिर बाहर घूमती रहती है तमीज नहीं है। तो ये क्या है, ये एक सोचने का नजरिया है, ये उसके देखने का नजरिया है। इसी को हम बोलते हैं परसेप्शन। यानी कि हर एक पर्सन का सोचने का तरीका अलग होता है। कोई इंसान किसी चीज को कैसे समझता है और दूसरा इंसान उसी चीज को किसी और तरीके से समझता है, इसी को हम बोलते हैं परसेप्शन। अब आप देखिए, हर एक इंसान का अलग अलग परसेप्शन होता है। जैसे कि बारिश आई, कुछ लोग होंगे जो बारिश में मतलब खेलने चले जाएंगे, तो उनका परसेप्शन क्या है बारिश को लेके, उनका बारिश को लेके सोचने का नजरिया क्या है, अरे बारिश आई है मजा आएगा। दूसरे प्रकार के लोग, बारिश आएगी तो सोचेंगे अरे कहीं छुप जाओ नहीं तो भीग जाएंगे। तो उनका बारिश को लेके परसेप्शन क्या है, यानी बारिश को लेके सोचने का नजरिया क्या है कि बारिश में हम गंदे हो जाएंगे। तो परसेप्शन का मतलब देखो, आपको सिर्फ इसी से क्लियर हो जाएगा कि आपका देखने का और आपका सोचने का जो नजरिया होता है उसको हम बोलते हैं परसेप्शन। हर एक इंसान का चीज़ों को समझने का तरीका अलग होता है, यानी कि डिफरेंट पीपल का चीज़ों को समझने का परसेप्शन अलग अलग होता है। सब इंसान, हर एक पीपल अलग अलग मतलब देता है अपनी परसेप्शन को। जैसे कि किसी के लिए बारिश आने का मतलब इंजॉयमेंट है, किसी के लिए बारिश आने का मतलब होता है गंदा होना। क्लियर है? अब लेकिन जो परसेप्शन होता है ना बच्चों, वो ऐसे ही नहीं होता, वो हमारी पास्ट जो हमारी इंफॉर्मेशन होती है, हमारे जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है उससे रिलेट करते हैं। जैसे कि अगर किसी को पहले बारिश में खेल के मजा आया होगा तो उसका परसेप्शन यही बन जाएगा कि बारिश में खेल के मजा आता है, उसका देखने का नजरिया ही यही बन जाएगा। अगर किसी को बारिश में बहुत ज्यादा परेशानी हुई, उसकी गाड़ी खराब हो गई, उसके सारे कपड़े गंदे हो गए, उसे मीटिंग में जाना था वो नहीं जा पाया, तो उसका ना बारिश को लेके परसेप्शन ये बन जाएगा, अरे यार बारिश तो परेशान करती है, सारे काम रुक जाते हैं। तो परसेप्शन क्या है, आपके प्रीवियस एक्सपीरियंस पर और एजम्पशंस पर बेस्ड होती है। आप इजिली किसी के परसेप्शन को चेंज नहीं कर सकते। कैसे है ना, जिसका देखने का नजरिया जैसा है वो वैसा ही रहेगा, आप उसको ना चेंज नहीं कर सकते, जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा। क्लियर है यहाँ तक भी? अब इसमें क्या है, जो स्टूडेंट है वो मीनिंग मेकर्स होते हैं, यानी कि जो एक बच्चा है वो मतलब अपने खुद बनाता है। जैसे कि किसी स्टूडेंट के लिए मतलब है खेलना, यानी कि अरे मजा आएगा खेलेंगे। किसी स्टूडेंट के लिए खेलने का मतलब है कि अरे यार मेरा टाइम वेस्ट होएगा, मेरा कोर्स बच रहा है, मेरा एग्जाम है, मुझे पूरा करना है। तो जो बच्चा है वो अपने मतलब खुद बनाता है। नेक्स्ट है
कि मीनिंग जो मेकर होता है यानी कि जो स्टूडेंट है उसके सीखने का कोई अंत नहीं होता, यानी कि हर एक पहलू पे वो हर एक जगह चीज़ों को सीख सकता है। और जब वो चीज़ों को सीखता है तो वो नई नई मतलब जो है नई नई चीज़ें इंफॉर्मेशन बनाता रहता है। यानी कि आपके ना तो सीखने की कोई उम्र है ना ही उसकी कोई लिमिट है, और जैसे जैसे आप चीज़ें सीखते हैं तो नई नई चीज़ें आपके सामने आती रहती है। तब देखिए आपका जो क्वेश्चन है लास्ट ईयर वो यहीं से मिला था कि जो लर्निंग एज अ मीनिंग मेकिंग एक्टिविटी है उसके हिसाब से क्या सही है। तो आपको ये 2 पॉइंट दिए गए थे उसमें, तो आपके यहाँ पर ये दोनों पॉइंट सही थे लर्निंग एज मीनिंग मेकिंग एक्टिविटी के हिसाब से। क्लियर है आपको? आई होप सो कि आपको क्लियर हो गया होगा कि लर्निंग एज मीनिंग एक्टिविटी के अंदर क्या आता है। इतना बड़ा टर्म है लेकिन इसके अंदर एक चीज़ आती है परसेप्शन। परसेप्शन के हिसाब से किस हिसाब से बच्चा चीज़ों का मतलब बनाता है और फिर उन चीज़ों को सीखता है, उसकी लर्निंग होती है। क्लियर है? चलिए अब आता है हमारा आज का अगला कॉन्सेप्ट यानी कि बिहेवियर। मैंने आपको बिहेवियरिज्म के बारे में पढ़ा है। बिहेवियरिज्म के अंदर आपकी 2 थ्योरीज आती हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग आती है, ऑपरेंट कंडीशनिंग होती है। लेकिन उससे ना थोड़ा सा मैं आपको पहले ले जाऊंगी, मतलब उससे पहले क्या होता है। सबसे पहले बिहेवियर कैसे होता है, बिहेवियर क्या है। जो भी चीज़ें आप देख सकें, आपको किसी की पर्सनैलिटी में चीज़ दिख रही है उसको हम बिहेवियर कहते हैं। चलिए ये चीज़ तो क्लियर है, क्या कि पर्सनैलिटी में जो जो चीज़ें आती है या फिर जो चीज़ें आप ऑब्जर्व करें उसे हम बिहेवियर कहते हैं, ये चीज़ आपको पता है। लेकिन यहाँ पर आज हम बिहेवियर के बारे में 2 चीज़ें पढ़ेंगे कि जो बिहेवियर है बच्चों वो 2 प्रकार का होता है। एक को हम बोलते हैं एलिसिट बिहेवियर और दूसरे को हम बोलते हैं एमिटेड बिहेवियर। तो चलिए इन दोनों का मतलब जानेंगे कि इन दोनों का क्या मतलब होता है, प्लस ये दोनों बिहेवियर कैसे आपकी लर्निंग थ्योरी से रिलेट करती हैं, जो क्लासिकल कंडीशनिंग है एंड जो ऑपरेंट कंडीशनिंग है ये उन दोनों से किस प्रकार रिलेट करती है। चलिए सबसे पहले पढ़ेंगे एलिसिट बिहेवियर के बारे में। एलिसिटेड यानी कि प्राप्त व्यवहार वो होता है जहां पर आप किसी पर्सन को कोई चीज सिखाते हैं। यानी कि जैसे कि आपने पढ़ा था क्लासिकल कंडीशनिंग के अंदर, आप बार बार डॉग को बेल की साउंड प्ले करते थे, फूड रखते थे उसके आगे ताकि जो डॉग है वो बेल की साउंड पर सलाइवा सीक्रेट करना स्टार्ट कर दे। तो यहाँ पर क्या करते थे, आप अपने हिसाब से कुछ भी चीज़ों का इस्तेमाल करके आप जिस तरीके से चाहते हैं आप बच्चे को उस तरीके से बिहेव करना सिखाते हैं। जैसे कि मैं चाहती हूँ कि बच्चा हर बार जब भी क्लास में आए तो अपने शूज़ बाहर उतार के आए, तो मैं उसे रोज़ बोलूँगी बच्चे शूज़ बाहर उतारो अपने, बच्चे शूज़ बाहर उतारो अपने। तो क्या हुआ, मैं जो चीज़ चाहती हूँ ना वो चीज़ मैं बच्चे को सिखाऊंगी। तो एलिसिटेड बिहेवियर क्या हो गया, जो चीज़ हम चाहते हैं वो चीज़ जब बच्चा सीखता है तो उसको हम बोलते हैं एलिसिटेड बिहेवियर, यानी कि ये बिहेवियर उसने प्राप्त किया है। कैसे प्राप्त किया है, हमारे द्वारा प्राप्त किया है इसने बिहेवियर। तो जो आपका एलिसिटेड बिहेवियर है वो किससे रिलेट करता है बच्चों, ये रिलेट करता है आपका क्लासिकल कंडीशनिंग से। क्योंकि क्लासिकल कंडीशनिंग में क्या था, यही चीज़ थी। वहाँ पर आप डॉग के अंदर चाहते हैं कि वो बेल की साउंड पे सलाइवा सीक्रेट करना स्टार्ट करे और फिर डॉग जो है वो चीज़ करने लग जाता है। तो अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि एलिसिटेड बिहेवियर किससे रिलेट करता है तो आपका आंसर होगा क्लासिकल कंडीशनिंग। अब आते हैं दूसरे बिहेवियर की तरफ जिसको हम बोलते हैं एमिटेड बिहेवियर। अब एमिटेड बिहेवियर इससे बिल्कुल अपोजिट है। यहाँ पर क्या होता है, जो चीज़ें बच्चा अपने आप सीख जाता है, मतलब हम ज़बरदस्ती बच्चे को कुछ चीज़ करने के लिए फोर्स नहीं करते, हम सिंपली बच्चे को छोड़ देते हैं और बच्चा अपने आप चीज़ों को सीखता है। यानी कि जहाँ पर आपने एक्सटर्नल कुछ नहीं किया फिर भी बच्चा कुछ ऐसी चीज़ें करता है, उनके बिहेवियर में आपको कुछ ऐसा देखने के लिए मिलता है जो आपने पहले कभी नहीं देखा हो। अब ये किससे रिलेट करता है, ये रिलेट करता है आपका ऑपरेंट कंडीशनिंग से। अब कैसे, ऑपरेंट कंडीशनिंग में क्या किया था आपने, एक रैट को आपने छोड़ दिया था केज के अंदर कि उसको जो है जब भी वो लीवर प्रेस करेगा तो उसको लीवर प्रेस करते ही फूड मिलेगा। तो क्या आपने रैट या कैट जो भी था उसको आपने बोला, उसको समझाया कि देखो तुमको लीवर को प्रेस करना है, लीवर को प्रेस करोगे तो तुमको फूड मिलेगा? नहीं, आपने क्या करा, केज में छोड़ दिया और बाहर खाना रख दिया। कैट ने जो है खुद दिमाग लड़ाया, खुद सोचा कि किस तरीके से पंजा मारूं, रैट ने कि किस तरह से पंजा मारूं
और मुझे खाना मिल जाए। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये बिहेवियर उसने खुद अपने आप से डेवलप किया है, आपने उसको कुछ नहीं सिखाया है। इसी को हम बोलते हैं इमिटेड बिहेवियर। जैसे कि कोई बच्चा कभी कोई गाना गाने लग जाए, आपने तो उसको वो गाना नहीं सिखाया, बच्चे ने अपने आप से वो गाना गाना सीख लिया। तो इसी को हम बोलते हैं इमिटेड बिहेवियर। ये किससे रिलेट करता है, आपका ऑपरेंट कंडीशनिंग से। क्लियर हो गया आपका। जो आपका एलिसिटेड बिहेवियर है वो रिलेट करता है क्लासिकल कंडीशनिंग से, और जो आपका इमिटेड बिहेवियर है वो रिलेट करता है आपका ऑपरेंट कंडीशनिंग से। और बच्चों जो ये पूरा प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं बिहेवियर मॉडिफिकेशन, क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है, बिहेवियर के अंदर चेंजेस आ रहे हैं। चाहे आप एलिसिटेड बिहेवियर की बात कर लो, चाहे आप इमिटेड बिहेवियर की बात कर लो, बिहेवियर जो है वो मॉडिफाई हो रहा है। और बिहेवियर मॉडिफिकेशन के हमने अंदर क्या पढ़ा, हमने पढ़ी कंडीशनिंग की थ्योरीज। तो आप देखिए ये कैसे रिलेट करा। बिहेवियर मॉडिफिकेशन के अंदर दो प्रकार के बिहेवियर आए, एक हुआ एलिसिटिंग बिहेवियर और एक हुआ इमिटेड बिहेवियर। और ये किससे रिलेट करता है, ये रिलेट करता है आपका कंडीशनिंग से। और कंडीशनिंग में दो थ्योरी आती हैं, एक होती है क्लासिकल और एक होती है आपकी ऑपरेंट। तो अब आपको आई होप सो क्लियर हो गया होगा कि इसका क्या रिलेशन था आपकी लर्निंग की थ्योरी से। ये आपका कॉन्सेप्ट था जो थोड़ा सा इससे पहले था। मैं अगर डायरेक्टली आपको पढ़ाती तो बहुत ज़्यादा हौच पौच हो जाता, इसलिए मैंने पहले आपको वो चीज़ सिखा दी, फिर इजीली मैंने आपको इससे रिलेट करके इस चीज़ को पढ़ा दिया। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट पूरा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आज हमने बच्चों 3 कॉन्सेप्ट सीखे। पहला कि बंडूरा की थ्योरी कौन सी होती है, दूसरा कि लर्निंग एक मीनिंग एक्टिविटी कैसे है, यानी कि परसेप्शन क्या होता है, तीसरा हमने सीखा कि बिहेवियर कितने प्रकार के होता है एंड वो हमारे लर्निंग की थ्योरी से कैसे रिलेट करता है। तो जितने टॉपिक्स हमें पढ़ने थे वो हमने क्लियर कर लिए हैं। अब होगा छोटा सा आपके लिए क्वेश्चन आंसर राउंड, जहां मैं आपसे पूछूंगी कुछ क्वेश्चंस और आप करेंगे उन सबके आंसर इन योर कमेंट सेक्शन। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके लिए कि आप चाहते हैं कि आप पीटी उषा की तरह बहुत तेज रन करें, आप उनकी तरह एक एथलीट बने, ठीक है, और आपने उनको अच्छे से ऑब्जर्व भी कराया, लेकिन आपकी जो फिजिकल एबिलिटी है वो इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं है कि आप उनकी तरह रन कर पाए। तो यहाँ पर मैं बंडूरा के कौन से लेवल की बात कर रही हूँ, अटेंशन, रिटेंशन, मोटर रिप्रोडक्शन, मोटिवेशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, हु इज द मीनिंग मेकर। ऑप्शन ए टीचर, प्रिंसिपल, करिकुलम, स्टूडेंट। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 कि आप चाहते हैं कि आपकी क्लास में जितने भी बच्चे हैं वो पंक्चुअल होना सीख जाए, और उसके लिए जब भी बच्चा कोई लेट आता है तो आप बार बार उसे रिमाइंड करते हैं या फिर आप उसे एक स्टोरी सुनाते हैं कि देखो लेट होने से क्या नुकसान होता है। तो फिर अगर बच्चा लेट आना बंद कर दे तो वो कैसा बिहेवियर होगा। ऑप्शन ए नहीं मिलेगा। तो मतलब ऑप्शन की आई होप आपको जरूरत ही नहीं है, आपको गेस हो गया कि यहाँ पर कौन से बिहेवियर की बात हो रही है। ऑप्शन 4 कि आपकी क्लास में एक बच्चा है जो कि बहुत अच्छा डांस करता है और आपने कभी भी उसे डांस करना नहीं सिखाया है। तो बताइए यहाँ पर कौन से बिहेवियर की बात हो रही है। क्लियर है आपको यहाँ तक। इन चारों क्वेश्चन के आंसर करेंगे आप सभी कमेंट सेक्शन में। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। आई होप सो कि आपको हमारे साथ पढ़ के मज़ा आया होगा और आपको ये तीनों कॉन्सेप्ट आपके अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, इसको शेयर करें आपके जितने भी नोन पर्सन हैं, प्लस कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको हमारी क्लास कैसी लगी। तो चलिए मिलते हैं अब अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।